साथियों, आज मैं आपके सामने जिस पुस्तक की चर्चा करना चाहता हूँ वह है 1909 में लिखित फेडरेटरी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको लिखा था E.A. डिवरेट ने, जो उस समय ICS थे और पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये पुस्तक तो 1909 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा 2008 में इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है और इसके अनुवादक है श्री CL शर्मा जी। जैसे कि आप जानते हैं कि उस दौर में 1909-10 के आसपास 8-9-10 में पूरे भारत में कहना चाहिए कि जो जिला गजेटियर प्रकाशित करने की परंपरा शुरू हुई थी, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ही किया गया था। उसी क्रम में जो रियासतें थी, जिनको जिले में तो एरिया में भौगोलिक रूप से थे, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, तो उनके बारे में उस गजेटियर में डिटेल न देकर उन रियासतों के बारे में अलग से लिखा गया। तो उसी क्रम में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उस समय की 14 रियासतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने मान्यता दी, तो उन 14 रियासतों को लेकर ही डिवरेट ने ये फेडरेटरी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक तैयार की थी, जिसका अनुवाद 2008 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा किया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने के लिए, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन रियासतों को समझने के लिए। अभी से जो पुस्तक में मैंने कहा कि 14 रियासतें हैं, तो 14 रियासतें कौन कौन सी थी? तो बस्तर, कांकेर, नाथगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया, चांग भखार, ये 14 रियासतों पे डिवरेट ने बात की। चूँकि हम इसमें 14 पे बात ना करेंगे, हमारा क्षेत्र में जो कवर्धा रियासत है, तो हम कवर्धा रियासत के बारे में ही इसमें जो दी गई जानकारी है उसकी चर्चा करेंगे। इसकी भूमिका में डिवरेट ने बताया है कि उसको कैसे ये पुस्तक तैयार हुई, जिसको मैं पढ़ देता हूँ। जिन तथ्यों के डिवरेट लिखते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर इस ग्रंथ की संरचना की गई है वे बस्तर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़, जशपुर, शक्ति, खैरागढ़, कवर्धा, कोरिया, चांग भकार के संबंध में स्वयं इन रियासतों के प्रशासकों द्वारा प्रदत्त की गई। यानी ये जो जानकारी इस किताब में है वो तत्कालीन स्टेट के जो प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, अब दीवान आदियों के द्वारा इनको पास भेजा गया था, उसके हिसाब से ये प्रकाशित हो गई है। तो ये उन्होंने बताया है। और आगे इन्होंने लिखता है कि इन सभी रियासत प्रमुखों और उनके दीवान तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस कार्य को करने के लिए जो कष्ट उठाए हैं, इसके लिए सभी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और यही बात संबंधित प्रशासकों पर भी लागू होती है। सरगुजा रियासत के प्रमुख महाराजा बहादुर रघुनाथ शरण सिंहदेव, राय बहादुर पंडा बैजनाथ, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर यानी बस्तर के दीवान ने इसमें छापने के लिए फोटोग्राफ्स भेजकर इस कार्य में बड़ा सहयोग दिया है। रेट लिख रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अधीक्षक CH कोजेंस ने भी 2 फोटो चित्र प्रदान किए हैं। भारतीय पुलिस के श्री W गेयर, भूतपूर्व प्रशासक बस्तर जो थे, और बस्तर रियासत के वन अधिकारी श्री E.A. रुक की अमूल्य सहायता के बिना वहां पाए जाने वाले वन्य पशुओं और पक्षियों का विवरण अपूर्ण ही रहता। छोटा नागपुर के गजेटियरों में प्रकाशित श्री L.E.B. काबडेल रैमजे ICS के कुछ लेखों का खुलकर प्रयोग किया गया है। इन रियासतों की भौगोलिक संरचना की जानकारी श्री ब्रेंडेनबर्ग द्वारा प्रकाशित पेपर्स से प्राप्त की गई है। और अंत में श्री R. वीरसेल RCS ने इस ग्रंथ के अंतिम रूप से निर्धारण के लिए अमूल्य सुझाव दिए हैं, जबकि पंडित गणपत राव, अधीक्षक छत्तीसगढ़ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कार्यालय में जो अधीक्षक थे, और बाबू SN बोस राजकुमार कॉलेज के भूतपूर्व स्टाफ मेंबर
और वर्तमान में सारंगढ़ राजा के निजी शिक्षक ने प्रेस के लिए पांडुलेख तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन सभी महानुभावों का मैं हार्दिक आभारी हूँ। E.A. डिब्रेट, रायपुर, 20 जून 1909। तो ये एक एक रियासतों का डिटेल वर्णन करने से पहले ब्रेट ने रियासतों का सामान्य परिचय दिया है। उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके भौगोलिक, प्रशासन और सामंती राज की क्या अवधारणा है ब्रिटिश शासन में, ये तमाम बातें, प्रशासनिक नियंत्रण किस ढंग से होती है, तो इसके बारे में उन्होंने एक सामान्य जानकारी दी है। तो उसको पूरा डिटेल ना करके हम सीधे कवर्धा रियासत के बारे में इन्होंने क्या लिखा है उसमें आ जाते हैं। तो हम ये 6वें नंबर के स्टेट के रूप में इन्होंने कवर्धा रियासत के बारे में लिखा है। तो पहले इन्होंने बताया है भौगोलिक सीमा। एक बात और बता देता हूँ कि जब ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी से पुस्तक पुनर्प्रकाशित हुई अनुवाद के साथ, तो इसमें जो ब्रेट ने जानकारी दी है उसके अलावा भी उस रियासत के इतिहास, भूगोल, संस्कृति को समझने के लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी के संचालकों द्वारा और एक्स्ट्रा जानकारी फुट नोट के रूप में दी है। तो निश्चित रूप से इससे पुस्तक की वैल्यू और बढ़ गई है और एक पाठक को इस पुस्तक के बारे में या पढ़कर उस रियासत के बारे में और जानकारी दी गई। तो सबसे पहले मैं तो इस पुस्तक में जो है उसके बारे में ही बताऊंगा, उसके बाद फुट नोट को भी आखिर में बताऊंगा। तो पहले इस पुस्तक में क्या लिखा है उसी को बारे में आते हैं। कवर्धा रियासत के बारे में पहला पॉइंट है भौगोलिक सीमा। कवर्धा रियासत 21 अंश 50 मिनट और 22 अंश 30 मिनट उत्तर अक्षांश और 80 अंश 50 मिनट और 81 अंश 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 798 वर्ग मील और जनसंख्या 57,000 है। इसके चारों ओर बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर और मंडला जिले हैं और यह सतपुड़ा पहाड़ियों की पूर्वी श्रृंखला के किनारे स्थित है। पूर्वी श्रृंखला जिसको मैकल स्टडी कहते हैं। यह नाम कवर्धा कबीर धाम का अभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है कबीर का स्थान। यह कबीर पंथ के महंतों का आधिकारिक मुख्यालय, ऐसा ब्रेट लिख। हम जानते हैं कि कवर्धा कुछ समय के लिए, लगभग 100 साल के लिए, कबीर पंथ का भी केंद्र है। आप 8वें पंथ श्री हक नाम साहब ने लगभग 1896 के आसपास कवर्धा में अपने तत्कालीन शासक उजियार सिंह के आग्रह पर यहाँ पर अपना कबीर पादा जिसमें कहते हैं उसमें अपना जो केंद्र स्थापित किया। उसके बाद हम बाद में पढ़ते हैं कि 4 पीढ़ी के बाद वो दूसरी जगह दामाखेड़ा चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि कवर्धा में कबीर पंथ कुछ समय के लिए रहा, केंद्र रहा। और अधिकांश विद्वानों द्वारा यही मान्यता है कि कवर्धा का नाम कबीर धाम रहा होगा, जिससे अभ्यंसित होकर ये बाद में कवर्धा कहा जाने लगा। कवर्धा, कमरदा इस रूप से, और बाद में जिला बना 98 में, तो इस जिले का नाम कबीर धाम उसी स्मृति को ध्यान में रख के रखा गया। अब देखिए आगे डिबेट और क्या लिखते हैं। रियासत का आधे से अधिक पश्चिमी भाग वनों और पहाड़ियों से आच्छादित है और पूर्वी भाग मैदानी है। पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला का ही एक भाग है और उत्तर में मैकल पहाड़ियों से संलग्न है। इसकी घाटियाँ केसमर्दा या केसमर्दा जिसको बोलते हैं आज हम, बेल, किलकिला, बीजापानी, राजाधार, इसमें जिसको आज हम राजा धार भी कहते हैं, और चिल्फी रियासत के सबसे अधिक दुर्गम वनों और पहाड़ियों वाले भाग हैं। तो ये 1909 की स्थिति को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो बात कही जा रही है, केवल चिल्फी ऐसी घाटी है जिसमें से होकर बिलासपुर मंडला सड़क गुजरती है। केसमर्दा घाट मंडला जिले की सीमा से मात्र 3 मील की दूरी पर है और इसकी ऊंचाई 3029 फीट है। आजकल मंडला जिले का कुछ हिस्सा डिंडोरी जिला भी बन गया है, लेकिन उस समय केवल मंडला जिला था। राबड़ा पहाड़ी, जिसको हम रब्दा पहाड़ी भी कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 3058 फीट है। इसमें रब्दा पहाड़ को सबसे ऊंची चोटी माना गया है। हाप, फोंक, सकरी, फेन, हलोल, बंजर और जमुनिया रियासत के प्रमुख नाले हैं या नदी कह सकते हैं। प्रथम 3 नाले
शिवनाथ में और अंतिम 4 नाले नर्मदा में मिलते हैं। प्रथम 3 नाले यानी हाँप, फोंक, सकरी शिवनाथ में, और फेन, हलोल, बंजर, जमुनिया ये नर्मदा में जाके मिलते हैं। ये सभी नदियां या नाले अपने पहाड़ी पाट और तीव्र धारा के कारण आवागमन तथा सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। बड़ी नदियां नहीं हैं। रियासत के मैदान का दक्षिण पूर्वी भाग अपनी समृद्ध काली मिट्टी के कारण अत्यंत उपजाऊ है। उस समय कपास की खेती काफ़ी होती थी। पहाड़ियों और वनों से लगे हुए क्षेत्र कम उपजाऊ हैं। के बाद उन्होंने भूगर्भीय संरचना के बारे में लिखा है रियासत की। मिस्टर ब्रेडेनबर्ग के अनुसार रियासत की भूवर्गीय संरचना आदिम युगीन चट्टानों, कडप्पा, लमेटा और डेकन ट्रैप से हुई है। डेकन ट्रैप नामक चट्टानों से बसाल्टिक लावा के बहने से राज्य के पश्चिमी भाग में ऊंची ऊंची पहाड़ियां निर्मित हुई है, जो अमरकंटक के पठार का दक्षिण पश्चिमी नैरंतर्य है। बसाल्ट चट्टानों के नीचे लमेटा चूने के पत्थरों की एक पतली सतह है। कडप्पा चट्टानें जो चूने के पत्थर और रायपुर समूह के स्लेटी पत्थरों से मिलकर बनी हैं, राज्य के पूर्वी भाग के मैदान का निर्माण करती है और संभवतः दक्षिण भारत की कडप्पा प्रणाली के एक भाग से संबंध रखती है। दक्षिणी सोपानाश्म यानी ट्रेप और रायपुर समूह के बीच में आदिम युगीन आर्कियन चट्टानें और रूपांतरित तलछटी चट्टानें जैसे कि स्लेटी पत्थर, स्फटिक पत्थर और श्रृंगामाश्म इत्यादि जो दक्षिणी भारत की धारवाड़ प्रणाली के सदृश हैं और स्थानीय भाषा में चिल्फी परतदार चट्टानें कहलाती हैं। कवर्धा बृहद छत्तीसगढ़ नदी घाटी बेसिन की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जिसका वर्णन डॉक्टर W. किंग द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 18 पार्ट 4 में प्रकाशित किया गया। के बाद वनस्पति के बारे में ब्रेट लिखते हैं। रियासत का पूर्वी भाग समतल है और पूरे भाग में कृषि होती है। ये सारे खेत विशिष्ट वृक्षों से या अमराइयों से और इमली, पीपल, महुआ आदि वृक्षों से भरे हुए हैं। पश्चिमी भाग घने जंगलों और झाड़ झंखाड़ वाली पहाड़ियों से आच्छादित हैं। यहाँ वृक्षों की जो मुख्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं वे जेनेरा, ग्रेविया, जाइफस, सिसेरिया, एनोजिथस, एडिना, एकेशिया, डलबेरिजिया, डायोस्फोर्स, सिलचेरा, टर्मेनेलिया एंड सूरिया प्रजातियों से संबंधित है। वन के वृक्षों में साज सर्वत्र पाया जाता है, यानी साज लिखा है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। फिर लिखा है साल वृक्ष बड़ी संख्या में है और कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 इनके नीचे हैं। इन महत्व का बीजा का क्रम आता है। फिर हर्रा सर्वत्र पाए जाने वाला वृक्ष है और व्यापारिक दृष्टि से त्रिफला के रूप में महत्वपूर्ण है। महुआ वनों के बाहरी किनारों पर पाया जाता है। अन्य वृक्षों में अपलतास लिखा है, अमलतास होना चाहिए, केसिया, फिस्टुला, जाम राशि, कुम्ही, कौहा, रोहिणी, पलास, कुल्लू, खमार और कोयला हैं। ये प्रमुख वृक्षों के बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद वन्य पशु के बारे में लिखते हैं। वनों में बाघ प्रायः पाए जाते हैं। तेंदुए, भालू और जंगली सुअर राज्य के सभी भागों में पाए जाते हैं। घाटों में पहाड़ियों पर जंगली बैल यानी बाइसन भी देखे जा सकते हैं। सांभर और नीलगाय प्रायः सभी वनों में होते हैं। भौंकने वाले हिरण यानी बार्किंग डियर कभी कभी भोरम देव, दुर्दारी और बांधा के पास देखे जाते हैं। ये बांधा जो है सरोदा बांध के पीछे वाला गांव है। वर्षा और जलवायु के बारे में, वर्षा का अभिलेख राजधानी शहर कवर्धा में रखा जाता है। उस समय कवर्धा रियासत की राजधानी थी तो यही सुविधा थी। 1907 में समाप्त होने वाले दशक में औसत वर्षा 38 इंच थी, एवरेज जो था। अधिकतम वर्षा 55 इंच से अधिक यानी 140 सेंटीमीटर के लगभग 1892 में हुई थी और न्यूनतम 33 इंच के लगभग यानी लगभग 56
सेंटीमीटर 1899 में हुई थी। देखो 1899 में कम वर्षा अल्पवृष्टि के कारण इसको 56 के दुकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संवत में आप इसको विक्रम संवत में करेंगे तो 1956 आएगा, 57 प्लस कर देंगे तो ये 56 का दुकाल जो छत्तीसगढ़ के लोग संस्कृति में घुली हुई है उसकी स्मृति है। ये 1899 की अल्पवृष्टि में हुई थी। मैदानी भाग की जलवायु वन क्षेत्र की अपेक्षा स्वास्थ्यप्रद है। वन क्षेत्र में मलेरिया का प्रयोग प्रायः होता रहता है। चिल्फी, राजाढार और रेंगाखार जमींदारी के कुछ भागों में शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती। चिल्फी में आज भी बहुत ठंड पड़ती है, जबकि ग्रीष्म में स्थान अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। अब उन्होंने आगे इतिहास के बारे में दिखाई रियासत। कवर्धा रियासत का वर्तमान शासक परिवार अपने को मंडला के गोंड राजाओं का वंशज मानता है और बिलासपुर जिला के पंडरिया जमींदारों से इनका निकट संबंध है। वस्तुतः इनका परिवार पंडरिया के जमींदारों की कनिष्ठ शाखा है। हमें जानना चाहिए कि पंडरिया जो रियासत है कवर्धा रियासत से काफ़ी पहले कि एक प्रकार से एक राज्य के रूप में छोटा परिवर्ती कलचुरी काल से ही रहा है। वो कवर्धा रियासत में जब राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो पंडरिया के जमींदार के छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। ये परंपरा चलती थी। यह रियासत प्रारंभिक काल में भोंडा यानी भोंदा के जमींदार परिवार के स्वामित्व में थी, जो मंडला के राजा के अधीनस्थ थे। यानी कवर्धा क्षेत्र जो था पहले भोंदा जमींदार के परिवार में आता था। भोंदा एक बोरडा से लगा हुआ अभी भी गांव है भोंदा जमींदारी, और उस जमींदार के वंशज आज भी हैं। तो पहले कवर्धा क्षेत्र तो भोंदा जमींदारी में आता था। बाद में वह पंडरिया के जमींदार के भाई महाबली सिंह को मंडला के राजा द्वारा दे दिया गया। यदि मंडला के राजा के द्वारा महाबली सिंह को दिया, क्यों दिया गया? क्योंकि महाबली सिंह ने सागर के राजा के विरुद्ध उसकी सैनिक सहायता की थी। एक और घटना की भी जिक्र आता है, लेकिन मुख्य घटना मान रहे सागर के राजा के विरुद्ध उन्होंने सैनिक सहायता किया था। महाबली सिंह ने मंडला के राजा को उसके एवज में उन्हें दिया था। कहानी इस प्रकार बताई जाती है कि महाबली सिंह और भोंदा के जमींदार दोनों ने सागर के राजा के विरुद्ध मंडला के राजा की सहायता की थी, पर जब वे दोनों पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंडला बुलाए गए तो महाबली सिंह ने किसी प्रकार फुसला कर या प्रलोभन देकर भोंदा के, यहाँ भोंडा ही ज़्यादा लिखा है, के जमींदार को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही मंडला पहुंच गए और वहां बताया कि भोंडा जमींदार कहीं भाग गए हैं। इस प्रकार कवर्धा का राज अकेले ही प्राप्त कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि महाबली सिंह ने हरिहर नागपुर के राजा रघुजी भोसला से अपनी सैनिक सेवा के बदले में प्राप्त की थी। उसने 50 वर्षों तक, यानी महाबली सिंह ने 50 वर्षों तक शासन। तो दो कहानी आती है, एक तो वही सागर के राजा के विरुद्ध सैनिक सहायता, या एक कहानी महाबली सिंह ने दिया था नागपुर के राजा रघुजी भोसला से सैनिक सेवा के बदले। अब दो में से कोई भी बात वहाँ तो सही होगी, हम फिलहाल तो इसको नहीं जान सकते। अब देखिए, तो पहला राजा बन गया महाबली सिंह को मिला यह क्षेत्र। उसके पश्चात उनका पुत्र उजियार सिंह राजा हुआ और उसने लगभग 47 वर्ष तक राज किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टोंक सिंह राजा बना और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनकी माता और उसकी विधवा ने क्रमशः प्रशासन चलाया। विधवा की मृत्यु के पश्चात पंडरिया का बहादुर सिंह, जो टोंक सिंह का भतीजा था, गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु भी बिना किसी पुरुष संतान के हो गई। उसका भतीजा राजपाल सिंह उत्तराधिकारी बना, किंतु उसके अवयस्क होने के कारण बहादुर सिंह की विधवा ही प्रशासन चलाती रही। राजपाल सिंह भी निसंतान मर गया और पंडरिया के स्वर्गीय जमींदार गजपाल सिंह का पुत्र ठाकुर यदुनाथ सिंह को उत्तराधिकार की मान्यता प्राप्त हुई, क्योंकि ठाकुर यदुनाथ सिंह की आयु उस समय मात्र 6 वर्ष थी। ब्रिटिश शासन ने रियासत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और छत्तीसगढ़ के रजवाड़ों के पॉलिटिकल एजेंट के सीधे नियंत्रण में एक अधीक्षक प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। रियासत दिसंबर 1908 तक शासकीय नियंत्रण में रहा। फिर नागपुर में एक दरबार आयोजित कर ठाकुर
यदुनाथ सिंह को गद्दी सौंप दी गई। खमरिया परगना जो अब खैरागढ़ रियासत में है, पहले कंवरधर रियासत में था। खैरागढ़ के राजा ने अपने एक ऋण के बदले में उसे कंवरधा के राजा से प्राप्त किया। सहसपुर लोहारा भी पहले कंवरधा रियासत में का ही अंग था। उसे महाबली सिंह ने सोन सिंह को उसके और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए दे दिया गया। तो देखिए, इसमें कंवरधा रियासत के वंशावली के बारे में बहुत संक्षिप्त में ही बताया है। उसके बाद पुरातत्व में आ गया। तो हम ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसमें जो फुट नोट में डिटेल दिया है कंवरधा रियासत के राजाओं के बारे में वो बात करेंगे। तो फिलहाल इस किताब में जो है केवल उतना पर ही सीमित रख रहे हैं। अब आते हैं पुरातत्व में। राज्य में पुरातत्व की दृष्टि से केवल भोरमदेव का मंदिर है अपडेट के अनुसार, जो कंवरधा से लगभग 11 मील की दूरी पर छपरी नामक गांव में है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में खुदाई का उत्कृष्ट कार्य है और यहाँ कई शिलालेख है जिसमें 11वीं शताब्दी की घटनाओं का उल्लेख है। लक्ष्मी नारायण की एक प्रतिमा के आधार पर मगरध्वज जोगी खुदा हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा में जो जोगी मगरध्वज लिखा है वो भोरमदेव में नहीं है, पचराही में है। डिबरेट को जो सूचना मिली थी उसमें कुछ त्रुटि रही होगी। लक्ष्मी नारायण की एक प्रतिमा के आधार पर मगरध्वज खुदा हुआ है वो पचराही में एक्चुअली। मड़वा महल में एक संस्कृत में शिलालेख है जिसमें नागवंशी राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है। इस वंश के कुछ राजाओं के नाम हैं। 1909-10 तक जाहिर है ये अभिलेख, जो मड़वा महल अभिलेख था वो मड़वा महल प्रांगण में ही था और उस समय राज्य के कुछ पुरोहितों ने उसको पढ़ा था, ऐसा जिक्र आता है और कुछ वंशावलियाँ मिलती थी। तो डिबरेट को इतना तो मालूम है कि उनकी वंशावली की कुछ राजाओं की जानकारी मिलती है और उसके बारे में, लेकिन राय बहादुर हीलालाल ने उनका पहला पार्ट प्रस्तुत किया है। तो राय बहादुर हीलालाल जी ने ये 1909-10 के बाद ही है, तब तक उनका काम नहीं हुआ था, तब ये डिबरेट का है, इसलिए वो राय बहादुर हीलालाल की जानकारी का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि वो उनका थोड़ा 1-2 साल बाद का होना चाहिए, क्योंकि इंस्क्रिप्शन एंड सीपी एंड बरार फर्स्ट एडिशन आया 1916 में। तो 13, 14, 15 के आसपास संभवतः राय बहादुर हीरालाल भोरमदेव आए रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन डिबरेट को इतनी तो जानकारी है कि उसमें शिलालेख में कुछ राजाओं की नाम वंशावलियाँ सूचना सब। ये जो मड़वा महल अभिलेख है फिलहाल महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर के में रखा हुआ है। इसको मड़वा महल से 1963 में बालचंद्र जैन जी ने, जब वो वहाँ के प्रभारी थे संग्रहालय के, तो मड़वा महल से रायपुर ले गए थे 1963 में और बाद में 70 के दशक में उन्होंने मड़वा महल अभिलेख का पाठ भी प्रस्तुत किया, संपूर्ण पाठ, जो हमारे पास अब वर्तमान में ज्ञात हो चुका है। एक लंबे समय तक वो पाठ ज्ञात नहीं हुआ था, लेकिन श्री राहुल कुमार सिंह जी के सौजन्य से वो पाठ हमको उपलब्ध हो गया। अब आगे ब्रेट लिखते हैं, बोरिया के निकट कंकाली देवी का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भी कुछ शिलालेख है और वहाँ पर भी उस सर्वव्यापी जोगी मकरध्वज का नाम खुदा हुआ है। अब देखिए, बोरिया के निकट कंकाली देवी पचराही की बात करें। अब मैंने अभी आपको कहा कि लक्ष्मी नारायण के पाद तल में जो मकरध्वज जोगी का नाम है वो भोरमदेव में ना होकर पचराही में है, लेकिन आगे डिबरेट कहते हैं कि पचवाही में भी है। तो हो सकता है कि भोरमदेव में भी ऐसा कोई लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रही हो जिसमें जोगी मकरध्वज रहा हो। एक आगे जगह और मैंने पढ़ा लेकिन मुझे कभी मिला नहीं उसके बारे में, भोरमदेव में तो फिलहाल नहीं। या फिर ये जो पचराही वाली मकरध्वज जोगी का लेख जो था वो कहीं चूकवर भोरमदेव में तो ना कहा गया है। तो एक चीज़ और मैं भूल सुधार कर दूं कि जो पचराही में जोगी मकरध्वज का उल्लेख है, एक मूर्ति के पाद तल में ही है, वो उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया है, तो केवल नृत्य नत कुछ नृत्य नत व्यक्तियों और वादन वाले व्यक्तियों का ही हिस्सा बचा है और जोगी मकरध्वज 700 लिखे। हो सकता है ऊपर में लक्ष्मी नारायण की ही मूर्ति वो रही होगी। तो ये डिबरेट और आगे फिर लिखते हैं। अब वो आ जाते हैं जनसंख्या की बात करते हैं।
1901 में रियासत की जनसंख्या 57,000 थी। 1901 में 1991 में 91,000 अंकित की गई थी। यह असाधारण गिरावट मुख्यतः 1896 के भयंकर अकाल के कारण हुई। देखो 1896 में भी अकाल हुई जनहानि के परिणाम थी। देखो उस समय अकाल से निपटने की उतनी कोई उचित प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, उत्पादन भी पर्याप्त नहीं था, तो अकाल होते थे। अब आगे लिखते हैं ब्रेड। 1901 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 81 व्यक्ति प्रति वर्ग मील थी। फिर वो भाषा के बारे में लिखते हैं। रियासत की मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। गोंड और कतिया अपनी जातीय भाषाएं बोलते हैं। कतिया भाषा मराठी का अपभ्रंश है। छत्तीसगढ़ी मुख्य है और हम जानते हैं कि बैगा क्षेत्र है और वहाँ बैगानी भी चलती है, गोंड है, तो उनकी भी अपनी कुछ बोलियां रही हैं। उसके बाद आते हैं व्यवसाय पे। लिखते हैं वो, जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। शेष व्यक्ति नौकरी करते हैं और अपना पारंपरिक जातिगत व्यवसाय करते हैं। राज्य में कोई भी उल्लेखनीय उद्योग नहीं है और बहुत कम व्यक्ति व्यापार करते हैं। उस समय उद्योग इस क्षेत्र में तो था ही नहीं, कहना चाहिए। धर्म के बारे में लिखते हैं। जनसंख्या का बड़ा भाग हिंदू धर्म को मानता है। मुसलमान, जैन और प्रकृति पूजक बहुत कम संख्या में। प्रकृति पूजक यानी आदिवासी को ही कहा हुआ है। कबीरपंथी लगभग 5,000 और अनुसूचित जाति 7,000 है। पर्व त्यौहार के बारे में लिखते हैं। रियासत में मनाए जाने प्रमुख पर्व बरसईत, हरेली, दशहरा, दिवाली और होली है। बरसईत सावित्री की स्मृति में मनाया जाता है, जो पवित्रता और पातिव्रत्य का आदर्श थी। इसे हिंदू स्त्रियां ही मनाती हैं। बरसईत संभवतः बर पूजा के को ही कहा जाता है यहाँ पे, जो आज बर पूजा के नाम से जानते हैं। अब जाति, राजा गोंड जाति का है, इसलिए जाति की प्रधानता है। इनकी जनसंख्या 17% है। संख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति दूसरे क्रम पर है, 15% है। इसके पश्चात तेली और कुर्मी क्रमशः 12 और 10% आते हैं। मेहरा 9% और लोधी भी पर्याप्त संख्या में। कुर्मियों में 2 उपजातियां, चंद्रनाहू और बेसहा, संयुक्त प्रांत से आकर बसे हैं। ये बता रहे हैं। जाति का मुख्य कुरहा कहलाता है। कुर्मी समाज के बारे में बोल रहे हैं। जाति बहिष्कृत कुर्मी फिर से जाति में तब तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक कुरहा स्वयं उस जाति बहिष्कृत द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित नहीं होता। कुर्मियों में विधवा विवाह मान्य है, मगर शराब नहीं पीते पर मांस खाते हैं। वे प्रायः साग भाजी उगाते हैं। ये लोग सीधे साधे होते हैं और विधवा विवाह के समर्थक हैं। तो ये 1909-10 की स्थिति है। किसी भी जाति या समाज के बारे में जो भी यहाँ वर्णन है, अब तो काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। तुर्कारी नामक एक मिश्रित जाति होती है, जो मुसलमान धर्म को मानते हैं पर हिंदुओं की अनेक प्रथाओं का पालन करते हैं। बक्सरिया अपने को राजपूत कहते हैं। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पूर्वज बिहार के बक्सर से आए थे। रियासत में रावत लोगों का वर्गीकरण उनके मूल स्थानों के अनुसार है, जैसे कि कनौजिया, फुलझरिया इत्यादि। अनुसूचित जाति निम्न जातियों के माने जाते हैं। प्रायः कोटवार, बुनकर और बाजा बजाने वाले हैं। बैगा लोग अभी भी काफ़ी जंगली अवस्था में रहते हैं। ये लोग जादुई शक्तियों से युक्त माने जाते हैं और अधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहते। वे लोग बांस की चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाते हैं। इस जाति के पुरुष कपड़े का एक छोटा टुकड़ा कमर के चारों ओर लपेटते हैं, पर स्त्रियाँ कुछ अधिक वस्त्र धारण करती हैं। अब सामाजिक जीवन और प्रथाएं। गांव प्रायः ऊंची भूमि पर बसे होते हैं और इमली, पीपल इत्यादि के वृक्ष स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। गांव के स्थान प्रायः नदी, नाले या किसी अन्य जल स्रोत के निकट होता है। गांव की बसाहट वैसी ही होती है जैसे हम नाथगांव रियासत में देख चुके हैं। नाथगांव रियासत में जो गाँवों का वर्णन कर दिया है, तो ये इसी में लागू होता है, ऐसे कह रहे हैं। विवाह के बारे में कुछ बातें कही हैं। गोंड जाति के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों में बाल विवाह की प्रथा है। देखिए, गोंड जाति में नहीं थी, ये बड़ी बात है। प्रायः विवाह समारोह वधू के घर में ही संपन्न होता है, पर मरार, गोंड और बैगा जातियों में यह रस्म वर के घर में होता है। परंपरा के अनुसार विवाह के पश्चात दूल्हा दुल्हन को डोली में बिठाकर दूल्हे के घर ले जाते हैं, किंतु तेली और कलार इस कार्य के लिए भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं।
गौड़ और बैगा जाति में लमसेना की प्रथा प्रचलित है, जिसके अनुसार लड़का अपनी वधू का मूल्य अदा करने के लिए 3 वर्ष तक अपनी ससुराल में रहकर सास ससुर की सेवा करता है। उच्च जाति के हिंदुओं में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। जहाँ विधवा विवाह की अनुमति है वहाँ विधवाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बरांडी यानी बाल विधवा और राण वयस्क विधवा। प्रथम वर्ग के विधवाओं का विवाह समारोह पूर्वक होता है, जबकि द्वितीय वर्ग का विवाह अत्यंत सादगी से निपटा दिया जाता है। विधवा विवाह चूड़ी प्रथा के अनुसार होता है। तलाक की अनुमति नहीं है, पर यदि कोई अपनी इच्छा से अपने पति को त्याग देती है या पहले पति की जीवित रहते ही दूसरा पति बना लेती है तो दूसरे पति को जाति बहिष्कृत होने से बचने के लिए जाति भोज देना पड़ता है। तत्कालीन इस तरह की प्रथाएं थी। अब प्रतिष्ठित परिवार इस रियासत में जो उस दौर में जिनको लेखक मानता है उनके बारे में लिखा है। रियासत के 3 सबसे अधिक प्रतिष्ठित परिवार रेंगा खार, भोंडा या भोंदा और बोरिया के जमींदारों के परिवार हैं। जाहिर है जमींदारों के परिवार को ही प्रतिष्ठित मानेंगे तत्कालीन मान्यता के अनुरूप। रेंगा खार के जमींदारों का प्रारंभिक निवास स्थान दुर्ग जिले के गंडई में था, जहाँ से यह परिवार कवर्धा रियासत में आकर पहले मंडीपार में रहने लगा। तत्कालीन राजा ठाकुर उजियार सिंह ने इन्हें 6 कर मुक्त ग्राम प्रदान किया। गंडई के जमींदार ने भीमभोरी इलाका के 12 ग्रामों पर बलात् अधिकार कर लिया। डोंगर सिंह ने राजा के आदेश से गंडई के जमींदारों को बलपूर्वक वहां से निकाल दिया और स्वयं उस पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने कुछ और गांव उसमें जोड़े। वर्तमान जमींदार नवयुवक है, पर क्योंकि उन पर बहुत ऋण है उनके चाचा तीरथ सिंह जमींदारी की व्यवस्था संभालते हैं। इस समय उनकी जमींदारी में 51 ग्राम है, जिनमें 48 में आबादी है। भोंडा के जमींदार चंपत सिंह जाति के गौड़ हैं, भी ऋणग्रस्त हैं। इनकी जमींदारी में 37 ग्राम हैं, जिनमें 26 में आबादी है। बोरिया जमींदार राजगौड़ हैं और मुंगेली तहसील के नवागढ़ परिवार में संबंधित हैं। यहाँ जमींदारी जैत सिंह को ठाकुर उजियार सिंह द्वारा प्रदान की गई थी। यह जमींदारी क्योंकि उसने जैत सिंह की बहन से विवाह किया। यह जमींदारी भी ऋणग्रस्त है और इसकी व्यवस्था आजकल रियासत के द्वारा होती है। इस जमींदारी में 69 ग्राम है, जिनमें से 30 में आबादी है। इन जमींदारियों के वनों पर रियासत का स्वामित्व है, जमींदारों का नहीं। यानी रियासत कवर्धा रियासत के राजा का ही अधिकार थे वनों में। एक अन्य महत्वपूर्ण राजगौड़ परिवार बोधन सिंह का है, जो अभी अल्पवयस्क है और जिसकी बहन कवर्धा के स्वर्गीय राजा की को ब्याही गई थी। इनके अधिकार में 5-5 गांव है। ये गांव बोधन सिंह के पिता को कर मुक्त प्रदान किए गए थे। यह परिवार भी अपना संबंध नवागढ़ से बताता है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवार कबीर पंथियों के प्रमुख महंत सुमरन दास उर्फ धीरज नाम साहब का है। उस समय धीरज नाम साहब जी थे। उन्हें बम्बई हाई कोर्ट ने पंथ का वैधानिक प्रमुख माना है। उनके 2 गांव हैं, पर पंथ के सदस्यों ने उनका साथ छोड़कर उनके प्रतिद्वंदी दावेदार मुकुंद दास उर्फ उग्र नाम साहब का अनुसरण किया, जो रायपुर जिले के दामा खेड़ा में जाकर बच गए। इसलिए बात के देखने चूँकि पब्लिक ने उग्र नाम साहब को समर्थन दिया, इसलिए वो ही शाखा मुख्य शाखा के रूप में चल पड़ी या जानी गई। अब आते हैं कृषि या भूमि। रियासत को भूमि का वर्गीकरण कन्हार, धुर्री कन्हार, डोरसा, मटासी, भाटा, पाट कछार और पटपर कछार में किया गया है। लगभग 54% भूमि कन्हार 1 वर्ग के अंतर्गत आती है। धुर्री कन्हार काली मिट्टी होती है, जिसमें चूना पत्थर का मिश्रण होता है। दोरसा काली मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें गेहूं के अतिरिक्त अन्य सभी फसल उत्पन्न होती हैं। यह कुल कृषि भूमि का 32% है। मटासी पीले भूरे रंग की मिट्टी है, जबकि भाटा लाल मिट्टी है, जिसमें कंकर पत्थर मिश्रित होते हैं। पाट कछार नदी नालों के पाट की बाढ़ की मिट्टी से निर्मित भूमि है, जबकि पटपर कछार नदी तट के ऊपर की कड़ी भूमि को कहते हैं। कृषि संबंधी आंकड़े। कुल क्षेत्रफल में से 408 वर्ग मील भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 18 वर्ग मील भूमि का वर्गीकरण कृषि के लिए उपलब्ध नहीं के अंतर्गत किया गया है और 47 वर्ग मील भूमि होती है जिस पर कृषि हो सकती है।
पर की नहीं जाती। शेष 235 वर्ग मील भूमि पर 1906 में कृषि की गई थी। 1893 के पश्चात कृषि भूमि के क्षेत्र में 6% की कमी हुई है। 231 नियमित बंदोबस्त वाले गांवों में कुल कृषि भूमि क्षेत्र 1906 में 120,000 एकड़ था, जिसमें से 8100 एकड़ दो फसली भूमि थी, जबकि 1893 में कुल भूमि का क्षेत्र 123,000 एकड़ और दो फसली भूमि 11,200 एकड़ थी। तीनों जमींदारियों की कुल कृषि भूमि और वन ग्रामों की कृषि भूमि जिनका सर्वेक्षण 1903 में नहीं किया गया था, 1906 में 19,000 एकड़ थी। 1893 में खरीफ फसल 49,000 एकड़ में और रबी 85,000 एकड़ में ली गई थी, जबकि 1906 में यहाँ आंकड़ा 37,000 एकड़ और 82,000 एकड़ था। अब आते हैं फसल संबंधी आंकड़े पर। फसल संबंधी आंकड़े कुल कृषि भूमि के 18% में गेहूं, 45% में कोदो, 6% में कपास, 15% में धान और 3% में अलसी की फसल ली गई है। ये आंकड़े 1906 के हैं। 1893 की तुलना में गेहूं की खेती 13% कम हो गई है, जबकि कोदो की खेती में 17% की वृद्धि हुई है। इस रियासत में 3 प्रकार के गेहूं उत्पन्न होते हैं, पिस्सी, कठिया और हंसा। चने 2 प्रकार के बोए जाते हैं, खैरी और पंडरी। दूसरा प्रकार कम बोया जाता है। कोदो में 3 प्रकार हैं, लुओरा और लेदरा जंगली क्षेत्र में बोए जाते हैं और माई मैदानी भाग में। अगस्त के आरंभ में कुटकी बोया जाता है। महत्व की दृष्टि से धान का क्रम तीसरा है। तिल को कोदो के साथ ही बोया जाता है। कृषि की स्थानीय पद्धतियों में कुछ भी विशेष नहीं है। खाद केवल धान के खेतों में और साग सब्जी के बाड़ियों में डाला जाता है। सिंचाई भी केवल साग भाजी की बाड़ियों में की जाती है और कभी कभी धान के खेतों में। रियासत की ओर से 10,000 की लागत से बोरला यानी बोडला में एक तालाब बनाया जा रहा है, जिससे आशा है 300 एकड़ की सिंचाई होगी। दुर्ग की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में गेहूं के खेत मेड़ युक्त है, अन्यत्र नहीं। तो मेड़ भी ज़्यादा नहीं रहता रहा होगा। पशु, स्थानीय पशु छोटे कद के और कमज़ोर हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के पशु प्रायः होते हैं। स्थानीय बैल 5 वर्ष तक ही कार्य करने योग्य रहते हैं, जबकि बाहर से लाए गए बैल 7 वर्षों तक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। किंतु स्थानीय भैंसें सागर और मंडला से लाए गए भैंसों की अपेक्षा अधिक ताकतवर और मूल्यवान माने जाते हैं। स्थानीय बैलों की जोड़ी ₹25 से 40 और स्थानीय भैंसों की जोड़ी 50 से ₹80 तक में मिल जाती है और 4 सेर दूध देने वाली भैंस 40 रुपये से 70 रुपये तक में प्राप्त की जा सकती है। टट्टुओं का प्रजनन यहाँ होता है और उन्हें प्रायः बोझ ढोने वाले पशु के रूप में उपयोग किया जाता है। सवारी के टट्टू ₹10 से 30 रुपये तक मिल जाते हैं। भेड़ और बकरियां भी बड़ी संख्या में हैं। भेड़ की ऊन का उपयोग सस्ते और खुरदरे प्रकार के कंबल बनाने के लिए किया जाता है। पौड़ी में एक पशु बाजार लगता है, पर पशुओं का क्रय विक्रय अन्य साप्ताहिक बाजारों में भी होता है। पौड़ी बाजार फेमस था पशु के लिए। पशु रोग, पशुओं को सबसे अधिक होने वाली और सबसे अधिक घातक बीमारी महामारी रिंडरपेस्ट है। 1908 में इससे अत्यधिक पशु मरे थे। पैर और मुंह का खुरहा रोग भी प्रायः होता है, पर यह घातक नहीं होता। उसके बाद में ऋण। 1894 तक रियासत के निवासियों की आर्थिक स्थिति पर्याप्त अच्छी थी और कृषि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ती थी, किंतु 1896-97 तक अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और 1900 में रियासत की ओर से ₹26,000 बीज और बैल खरीदने के लिए ऋण के रूप में वितरित किया गया। रियासत ऋण भी देता था। भूमि के विकास के लिए ऋण की मांग प्रायः नहीं होती, पर इस पद में भी 1907-08 में मद होना चाहिए 3,000 वितरित किया गया। निजी साहूकार 12 आने सैकड़ा प्रतिमाह आभूषणों को गिरवी रख कर देते थे। 12 आने सैकड़ा और बिना गिरवी के 1 आने से 6 पैसा। ये लाइन गोल होने के कारण मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकना पड़ रहा है। धन्यवाद।